के समय में कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी राजनीतिक पार्टी युवाओं के मुद्दे पे सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। युवाओं का चरित्र जो है राष्ट्रवादी होगा, सबसे पहले वो स्किल्ड होगा। तो जिनके पास काबिलियत नहीं है बिजनेस करने की, वो नौकरी मांगेंगे ना कि सब बिजनेस के भरोसे बैठ जाएंगे। और जो नौकरी मांगेंगे वो सही समय पे नौकरी हो, सही समय पे रिजल्ट हो, सही समय पे ज्वाइनिंग हो, इसका सवाल पूछेंगे। और गलत डायरेक्शन में चले गए तो फिर क्या होगा देश का? इतने बड़े आबादी अगर कंट्रोल में नहीं रहे, जब हमारे खून में ही बता दिया गया है नौकरी मतलब पढ़ाई मतलब नौकरी। आप आर्मी में जाने के बाद आप कभी एक दिन के लिए भी वर्दी अगर पहनने का सौभाग्य मिल गया ना, तो समझ लीजिए आप धन्य हो गए। 50-25 लीडर ही तय करेंगे। अगर वो सही मिल गया तो करोड़ों आदमी सही दिशा में जाएगा, अगर वो गलत मिल गए तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं देता हूँ रोजगार को लेकर के एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। सब सरकारी नौकरी का डिमांड करता है। अब मान लीजिए जैसे कि पूरे ज़मीन पे अगर हमको पानी पटाना है कृषि के लिए तो क्या हम इसके भरोसे रह सकते हैं? या अन्य विकल्प भी है, जैसे नल है या फिर मान लीजिए नहर है या नदी है, कुछ भी है, सब बाड़ी से सब नौकरी के ही भरोसे है। तो और दूसरा चीज एक मिनट रोजगार कौन देगा? रोजगार के लिए स्किल्ड नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर के आपको नौकरियां नहीं मिलेगी। 70% जो है रिजेक्ट है, 30% सेलेक्ट हो पाता है। स्किल्ड चाहिए उसके लिए। युवाओं को स्किल्ड करने की जिम्मेवारी सरकार की थी ना, सरकार उनको स्किल्ड क्यों नहीं किया? नहीं, आप अगर मान लीजिए कि हमारे पास हमारा बाल बच्चा है, ठीक है, अभी हम उसको नीट की तैयारी करवा रहे हैं, साथ के साथ उसको जो है सर्टिफिकेट के लिए, अच्छा एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन भी करवा रहे हैं। बच्ची है मैट्रिक की, सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके अलावा उसको हम सोच रहे हैं बैंकिंग या एसएससी किसी में जाए वो, उसके लिए उसको हम फिर से स्किल्ड करने के लिए अलग से कोचिंग करवा रहे हैं। तो वो सब चीज़ तो है ही नहीं। क्वालिटी रहेगा तब आप नौकरी लीजिएगा जी। इतना यूनिवर्सिटी में अच्छा व्यवस्था अगर होता, कॉलेज में अच्छा व्यवस्था होता, तो अलग से कोचिंग लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये जिम्मेवारी सरकार की थी ना व्यवस्था बनाने की, मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अगर ये चीज़ अगर आप कहें तो इसमें बहुत बड़ा माफिया है। हम तो कहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सेक्टर में जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट है सबको बंद कर देना चाहिए। सब तो अपना इलाज करवाने के लिए प्राइवेट में जाता है, सभी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तो उसमें जाता है। देश में अगर अभी कहीं भी सबसे बड़ा माफियागरी हो रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है। इस क्षेत्र में अभी लूट है। हम ऐसा नहीं कहते कि सभी लोग एक जैसे हैं, कई लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में लूट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी एक आखिरी चीज़, मुझे बहुत जान के खुशी हुई कि आप जैसे मीडिया वाले भी आज देश में एग्जिस्ट करते हैं, जो आज बेरोज़गारी और रोज़गार पे सवाल पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बेरोज़गारी और रोज़गार पे सवाल नहीं पूछता है। वो तभी आता है बीच में, इंटरफेयर तभी करता है। 20 दिन आप शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। आपको पता है राजस्थान से राजस्थान से एसएससी के करीबन 100 अभ्यर्थी दिल्ली के लिए कूच किए। कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। जिस दिन कोई तोड़ फोड़ कर देता है तुरंत मीडिया वाला आके पूछ लेता है। अरे कम से कम मेन स्ट्रीम करिए ना। 42 साल में, सुन लीजिए, 42 साल में बेरोजगारी ने भारत में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मिल भी नहीं सकती, हम ये मांग भी नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो वेकेट पोस्ट हैं, जैसे शिक्षक भर्ती का मामला है, अगर एक स्कूल में अगर 3 शिक्षक पूरा स्कूल चला रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा शिक्षकों की मांग है ना, डिमांड है ना, तो आप उन्हीं को पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप वही समझ लीजिए। तो इसमें सरकार का फेलियर है ना, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए ना, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो। कि आपका भी हम मतलब इस शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बेरोजगारी और रोजगार पे युवाओं से लेकिन अगर हम पीएचडी किए हुए हैं और अगर पीएचडी करने के बाद अगर हमको देश भर में सरकार नौकरी नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, पीएचडी करने के बाद आपको सरकार कह रही है कि आप ठेला लगा दीजिए। पीएचडी करने के बाद आपको सरकार से नौकरी मांगनी क्यों पड़ती है? पीएचडी करने के बाद अरे आपका लेवल, आप पीएचडी किए हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे चीज। रिसर्च करने के लिए जेआरएफ क्लियर करना पड़ता है, जेआरएफ करना पड़ता है ना जी। जेआरएफ का एग्जाम नहीं हुआ अभी, आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक एग्जाम नहीं हुआ इस देश में। देखिए एक सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है, सिंपल सा बात। इनमें इनका गलती नहीं है, पीएचडी किए है, एमबीए किए, सीबीए किए, जो भी पढ़ाई किए जहाँ तक हो जाए, ये हमारे उस अंग्रेजी सिस्टम का ये है जो हमारे दिमाग में सोच बैठा दिया है। पढ़ाई मतलब नौकरी, पढ़ाई मतलब काबिलियत नहीं सिखाया गया हम लोग को। पढ़ाई मतलब हमारा प्रोफेसर भी हमको यही सिखाता था, पढ़ाई मतलब नौकरी, पढ़ाई मतलब नौकरी। मतलब पढ़ाई आखिर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है आपके ऊपर, क्योंकि आपको फिर जीवन में बैठा के आपको नौकरी देवे, या फिर आप खुद रोजगार क्रिएट कीजिए और अपने रोजगार को
और 50,000 2,000 100 250 आदमी को रोजगार दीजिए। आखिर आपके ऊपर जो आप PhD कर रहे हैं JNU से या किसी भी अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो आपके पीछे सरकार कितना खर्च कर रही है आपको अंदाज़ा मालूम होगा। और सरकार वो जो करोड़ों रुपए खर्च किए इसलिए कि फिर आपको जीवन में बैठा के नौकरी देवे। आप रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं, आप काबिलियत पैदा नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा वाजिब प्रश्न है जो अभी इन्होंने पूछा, हम PhD तो कर लिए, लेकिन PhD करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्किल क्या है, इस देश के युवाओं को ये देखना पड़ेगा। PhD करने के बाद केवल अगर हम सरकारी गवर्नमेंट जॉब पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि PhD बहुत बड़े लेवल की पढ़ाई होती है, वहाँ से हम राष्ट्र के लिए, देश के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं। लाखों नहीं करोड़ों का खर्च है आपको PhD करने में, उसके बाद भी दीजिए, इन प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप PhD किए हैं, हाँ। इसके बाद भी आपको सरकार से नौकरी क्यों, करोड़ों रुपया, और वो पैसा सरकार की नहीं, आम जनता की टैक्स से पे होता है। बहुत वाजिब सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है। PhD कर लिए, सरकार के हमारे टैक्स पेयर्स के मनी से PhD किए हैं, लोगों के पैसे से चंदा इकट्ठा करके हम सस्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम लोगों के पैसे से पढ़ रहे हैं। आज सरकार उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को बेच रही है। मोदी जी 2014 में आए थे, तो वादा आपसे किए थे कि आपको 2 करोड़ रोजगार ठीक है, देंगे। ठीक। फिर इस देश के जनता ने उस चीज़ को भुला के 2019 में फिर मोदी जी को चुना। ठीक है, तो उसका क्या बात, चुनाव अगर वो जीत गए तो इसका ये मतलब थोड़े ना, उसका सर्टिफिकेशन थोड़े ना कि हम उससे सवाल 2019 के बाद नहीं पूछेंगे। लोकतंत्र में, हाँ। लोकतंत्र में ठीक है। जनता किसके साथ है, किस चीज़ से निर्भर होता है, चुनाव से ही निर्भर होता है। बिल्कुल होता है। चुनाव में अगर मैं आपको लोकतंत्र की प्रक्रिया ही बताऊं, 2019 में मोदी जी चुनाव जीत के आए, 40%, 30 से 35% के आसपास उनको वोट मिला है, 35% वोट, मतलब कि 75% लोग जो हैं वो मोदी जी को नहीं चाहते थे देश में। 35% वोट लाके उन्होंने देश भर में सरकार बना लिए, 75% लोग नहीं मानते थे उनको। तो इसका मतलब थोड़े ना कि आप जो जीत गया उससे हम सवाल नहीं पूछेंगे। अगर वैसा होता तो इमरजेंसी भी जो 1975 में लगाया गया था वो भी संसद द्वारा पारित किया गया था। आपको अच्छा एक बात बताइए, लगता है जो अभी जो 4-5 राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें से लगता है जो कोई ऐसा नेता है जो जिसके आने से युवाओं की जो समस्या है वो दूर हो सकता है? नहीं, हमें देखिए, हमें यही लगता है कि आज के समय में कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी युवाओं के मुद्दे पे सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। एक बात बताइए, वर्तमान सरकार, बस आप सबसे है प्रश्न है कि वर्तमान सरकार एक लॉजिक भी देती है, जैसे अग्निवीर योजना का भी आपने जिक्र किया। अग्निवीर योजना जब वो लेके आए तो उन्होंने बताया नहीं, ये 4 साल बाद जो हम युवाओं को भेज रहे हैं, शायद 11 लाख का पैकेज के साथ भेज रहे हैं, और ये राष्ट्र हित में कहीं ना कहीं ठीक है। क्या लगता है आपको, ये राष्ट्र हित में ठीक है? युवाओं का चरित्र जो है राष्ट्रवादी होगा, सबसे पहले वो स्किल्ड होगा, उसका आचरण हमेशा ही समाज में सम्मानजनक होगा। उसके बाद आने के बाद यहाँ की राज्य सरकारें भी उसको प्रायोरिटी देगी और जो कॉरपोरेट जगत है वो भी प्रायोरिटी देगी, तो हमारा युवा और भी निखर करके सामने आ जाएगा। ठीक, बहुत एक चीज़ मैं अंतिम में बोल देता हूँ, जो सर ने कहा था कि जो PhD ले लिया उसको नौकरी ढूंढने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, वो अपना कुछ बिजनेस, उस पर बोल देता हूँ पहले, उसके बाद अग्निवीर, उस पर मैंने बोलना बाकी था। ठीक है, देखिए, अगर आपको 1 किलो सेब खरीदना है ना किसी काम के लिए, और मान लीजिए 40 रुपये उसका दाम है, तो बाजार में गए 40 रुपये लेके फल वाले के पास खरीदने, तो वही बात हो गया कि फल वाला बोला कि सेब तो सब उगा सकता है, तो आप भी जाओ बगीचे में अपना उगा लो, अपना खा लो, पर जब मेरे पास काबिलियत है 40 रुपये देने की, तब मैं क्यों ना लूँ उस फल वाले विक्रेता से। तो उसी को लिंक करिए यहाँ पे। सुनिए, लास्ट 2 लाइन है सर, उसके बाद आपकी सुनेंगे कि जब नौकरी, सबके पास काबिलियत नहीं है अपनी बिजनेस शुरू करने की, बिजनेस फेल होता है ना, 100 में से 99 तो बिजनेस फेल होता है, तब एक तो बड़ा बनता है। जब टाटा बना तो 100 तो फेल हो गए होंगे। तो जिनके पास काबिलियत नहीं है बिजनेस करने की, वो नौकरी मांगेंगे ना कि सब बिजनेस के भरोसे बैठ जाएंगे, और जो नौकरी मांगेंगे वो सही समय पे नौकरी हो, सही समय पे रिजल्ट हो, सही समय पे ज्वाइनिंग हो, इसका सवाल पूछेंगे ना। वर्षीय योजना आपको नहीं बनाना। आज बिहार SSC का एक क्लासिक, एक आखिरी चीज़, बिहार SSC का जो है ना, सब लोग जानते होंगे, बिहार SSC 2014 में फॉर्म निकला था, 8 साल हो गया, अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है। इससे बड़ा शर्मसार बात हो ही क्या सकती है कि 22 साल। चीज़ और बता दीजिए, अग्निवीर पर जो इन्होंने जवाब दिया, ठीक है, कि जो 4 साल बाद जब युवा लौटेंगे अग्निवीर से, तो वो राष्ट्रवादी भावना के साथ लौटेंगे। ठीक है, क्या स्किल्ड युवा निकलेंगे, लौटेंगे? ठीक बात है। हम लोग अग्निपथ पे पिछले 3-4 सालों से एक ही चीज़ कह रहे हैं। अगर आप मीडिया से हैं, आप सभी लोग सुन रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 4 साल में आर्मी में कोई बहाली नहीं आई है। पिछले 4 साल में आर्मी में जाने का जो सीमा होता है वो 17.5 साल से लेके 21 साल होता है। अब आप समझिए 4 साल पहले जो युवा तैयारी करने जुटा होगा
वो 4 साल तो चला गया कोरोना और इन सब चीज़ों में। समझ 4 गए, साल आपका काम मुद्दा करिएगा। समझ गए। 4 साल आप काम करिए। आपका मुद्दा समझ गए। अच्छा, 4 साल बाद जब ये युवा निकलेंगे, आप ही का प्रश्न को आगे बढ़ा रहे हैं, 4 साल बाद जब ये युवा आएंगे तो ये स्किल्ड युवा होंगे, ये ट्रेन युवा होंगे, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आएंगे। अगर इनको रोजगार नहीं मिला, कुछ ये नहीं कर पाए और गलत डायरेक्शन में चले गए, तो फिर क्या होगा देश का? इतने बड़े आबादी अगर कंट्रोल में नहीं रहे, समझ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप आर्मी में जाने के बाद आप कभी एक दिन के लिए भी वर्दी अगर पहनने का सौभाग्य मिल गया ना, तो समझ लीजिए आप धन्य हो गए। धन्य हो गए आप। हमारा सेना से बहुत पुराना ताल्लुक है, मेरे ब्लड में ही सेना है, समझ ठीक है, धन्य हो गए। आप धन्य हो गई आपकी जिंदगी। आप आतंकवादी कैसे बन अब हम सकते बता हैं? रहे हैं, रुकिए एक मिनट, जो आप बता रहे हैं, जो भाई सब बोले हैं, जब हमारे खून में ही बता दिया गया है नौकरी मतलब पढ़ाई मतलब नौकरी, तो आदमी पढ़ने के पहले क्या सोचता है? आदमी पढ़ क्यों रहा है? सीखने के लिए, नौकरी पाने के लिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मानसिकता कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम गार्जियन पे। को, हम लोग गार्जियन है, बच्चे हैं ठीक हमारे, है। 4 बच्चे हैं अब इनका कहना और है, चारों को सिखा रहे हैं नौकरी नहीं। आपके इनके सवाल का जवाब देते हैं। किसी भी चीज़ मतलब कि अगर 100 आदमी का टीम अगर आप बनाते हैं, ठीक है, उस टीम का प्रोडक्टिविटी उसके 4 टॉप मोस्ट लीडर पे डिपेंड करता है। जो हमारा जो लाखों करोड़ों आदमी जो 4 साल बाद बाहर आएगा, वो किस दिशा में जाएगा, वो हमारे 50-25 लीडर ही तय करेंगे। अगर वो सही मिल गया तो करोड़ों आदमी सही दिशा में जाएगा, अगर वो गलत मिल गए तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।